नमस्कार दोस्तों, और आज हम फिर हाजिर हैं एक नया वीडियो के साथ। फरवरी महीने का जो इम्पोर्टेंट ऐतिहासिक घटना का वीडियो है वो है हमारा नादिर शाह का आक्रमण। और नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था? वो हुआ था 24 फरवरी 1739 ईस्वी में। नादिर शाह कौन था, आक्रमण क्यों हुआ था, इसके पीछे इसके परिणाम क्या हुए भारतीय इतिहास में, वो सारी बातें हम एक एक करके अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि जो नादिर शाह था वो फारस का राजा था, फारस का सम्राट था। फारस मतलब ईरान, उसे ईरान का नेपोलियन भी कहते हैं। नेपोलियन का मतलब ये है कि जो ईरान का जो साम्राज्य था उसका विस्तार किसने किया? नादिर शाह ने किया था। और उसकी सीमाओं को जो सबसे ज़्यादा मजबूती और सुरक्षा दी थी वो नादिर शाह ने ही दी थी ईरान में। और नादिर शाह के बारे में मैं आपको बताऊं कि जनवरी महीने में मैंने एक युद्ध की आपसे चर्चा की थी, और वो की थी पानीपत का थर्ड युद्ध। पानीपत के थर्ड युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने भारत के ऊपर आक्रमण किया था। और आपको मैं बता दूं कि अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह का ही एक सेनापति था। नादिर शाह ने 1739 में आक्रमण किया, और नादिर शाह के बाद 1761 में फिर अहमद शाह अब्दाली भारत के ऊपर आक्रमण करता है, जिसको हम पानीपत का तृतीय युद्ध कहते हैं। और नादिर शाह के आक्रमण को हम कहते हैं करनाल का युद्ध। इतनी बात आप समझ लो। और इस युद्ध के समय जो दिल्ली के बादशाह थे वो थे मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह भी कहा जाता है, क्योंकि वो अपना अधिकतर समय हरम में बिताते थे और संगीत में, भोग विलास में उनकी रुचि ज़्यादा थी। इसी वजह से उनको क्या कहा जाता है? रंगीला बादशाह कहा जाता है। थोड़ी सी बातें मैं सबसे पहले नादिर शाह के बारे में बात कर लेता हूँ आपसे। नादिर शाह आपको पता है ईरान का शासक बना। शासक कैसे बना? कहा जाता है कि उसके जो पिता थे वो ईरान में चरवाहा थे। और बचपन में नादिर शाह ने अपनी माँ के साथ काफ़ी स्ट्रगल किया। वो जंगल से लकड़ी बीन के लाता था और फिर अपनी जीविका चलाते थे। धीरे धीरे वो एक वहाँ के जो लोकल सेनापति थे उनकी सेना में भर्ती हुआ, और इस तरह से वो अपनी प्रतिभा और अपने सैन्य कौशल के दम पर नादिर ईरान का जो सम्राट है उसके दरबार में पहुंचता है। और उस सम्राट की मृत्यु के बाद वो खुद ईरान का शासक बनता है और ईरान की सीमाओं का विस्तार करता है, चारों तरफ से ईरान को सुरक्षित करता है। और उसी सुरक्षा के बेस में उन्होंने अपने पड़ोसी बहुत सारे राज्यों के साथ युद्ध लड़े, और वो युद्ध एक तरफा उसने जीते भी। उसी के आधार पर उसने एक बार कंधार पर आक्रमण किया था। कंधार जो पहले अफ़गान शासन वहाँ पे चलता था, आपको मैं बता दूं। तो कंधार पर जब नादिर शाह ने आक्रमण किया था 1738 ईस्वी में, तो कंधार से कुछ विद्रोही सैनिक भाग के गए काबुल और गजनी। और काबुल और गजनी पर मुग़ल बादशाह जो भारत के बादशाह थे उनका ही शासन चलता था। तो कहीं ना कहीं जो अफ़गान के विद्रोही थे वो कहाँ पे भागे? मुग़ल साम्राज्य में आए। और मुग़ल साम्राज्य पर नादिर शाह ने तब तक आक्रमण नहीं किया, क्योंकि मुग़ल साम्राज्य की जो मजबूती थी, जिसमें अकबर जैसे जो बादशाह रहे, तो कहीं ना कहीं नादिर शाह के मन में एक डर था कि मुग़ल साम्राज्य इतना हल्का नहीं है, उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, और पता नहीं उसके अंदर कितनी शक्ति और हमें कभी भी हराया जा सकता है। उसके एवज में नादिर शाह ने सबसे पहले क्या किया? अपना कुछ दूत भेजे मुग़ल बादशाह के दरबार में कि जो हमारे कुछ विद्रोही हैं वो आपके यहाँ छुपे हुए हैं, तो एक तो आप हमारे विद्रोहियों को आप शरण मत दीजिए, और हम आपसे जो समझौता करने चाहते हैं, जो संधि चाहते हैं, वो करती। उसी बीच में क्या हुआ कि जो दूत थे नादिर शाह के, उनको मुग़ल सैनिकों ने जलालाबाद में उनकी हत्या कर दी। कुछ इस तरह की घटनाएं जब घटित हो रही थी, फिर नादिर शाह ने भारतीय मुग़ल बादशाह के बारे में थोड़ा सा अपने जो खुफिया या गुप्तचर थे उनसे पूछा कि जो अब फ़िलहाल का जो मुग़ल शासन है उसमें कितनी ताकत है, और क्या हम उससे डायरेक्ट युद्ध कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये सब बातें थी। तो आपको पता है कि तब तक क्या हो चुका था कि औरंगज़ेब के बाद मुग़ल शासन का पतन तो हो ही रहा था अब लगातार, और भारत में इस टाइम पर इंटरनल भी प्रॉब्लम चली हुई थी। मराठा और मुग़लों का आपस में संघर्ष चल रहा था। इसी बीच
नादिर शाह को ये सूचना मिली कि फ़िलहाल का जो मुग़ल शासक है मोहम्मद शाह, वो कोई इतना स्ट्रॉन्ग शासक नहीं है, तो आप दिल्ली के ऊपर आक्रमण कर सकते हैं। और उसी बीच में नादिर शाह ने दिल्ली के ऊपर आक्रमण किया और लगभग 30 को हरा दिया गया और मोहम्मद शाह को बंदी बना लिया गया। और उसके बाद जब ये मोहम्मद शाह को बंदी बना लिया गया तो वहाँ पे फिर ये देखा गया कि किस तरह से मुग़ल साम्राज्य को बचाया जाए। तो जो मुग़ल साम्राज्य का जो मोहम्मद शाह का जो वज़ीर था, वो वज़ीर उस युद्ध में मारा गया। तो आनन फानन में उनका एक दूसरा सेनापति था निज़ामुल मुल्क। निज़ामुल मुल्क से बात की गई, बाद में निज़ामुल मुल्क ने हैदराबाद जो रियासत बनी थी उसकी स्थापना की थी। निज़ामुल मुल्क ने नादिर शाह से एक संधि समझौता करने की कोशिश की और उस संधि में इस तरह की समझौता हुआ कि नादिर शाह को 50 लाख रुपए दिए जाएंगे, लाहौर, काबुल और अटक के जो परगना हैं वो भी नादिर शाह को दिए जाएं। और इस संधि पर नादिर शाह कहीं ना कहीं सहमत हो गया और नादिर शाह करनाल से वापस जाने का प्लान कर चुका था। उसी बीच क्या हुआ कि शहादत खां जो मुग़ल बादशाह से इतना खुश नहीं था, अवध का नवाब था, तो शहादत खान ने नादिर शाह के पास एक संदेश भेजा कि आप 50 लाख रुपए में संधि मत कीजिए, अगर आप दिल्ली आओ तो आपको 50 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। तो जब ये संदेश नादिर शाह के पास पहुंचा तो नादिर शाह फिर दिल्ली आता है और दिल्ली आने के बाद दिल्ली में जैसे ही नादिर शाह आया तो दूसरे या तीसरे दिन ही दिल्ली में एक अफवाह फैल गई कि नादिर शाह मारा गया। तो नादिर शाह इस अफवाह से क्या हुआ, दिल्ली में एक तरह से दंगों का सा माहौल बन गया और उस दंगे के माहौल में नादिर शाह के लगभग 700 सैनिक मारे भी गए। अब हुआ यह, जब इस तरह की घटनाएं हुई तो नादिर शाह ने दिल्ली में कत्लेआम के आदेश दे दिए और उस कत्लेआम में दिल्ली में बताया जाता है लगभग 20,000 लोगों को मार दिया गया। उन 20,000 लोगों के साथ कत्लेआम किया गया, बहुत सारा खून बहाया गया। इस तरह से दिल्ली में नादिर शाह लगभग 2 महीने 58 दिन के लगभग वो दिल्ली में रुका। और दिल्ली में रुकने के बाद उसने दिल्ली की जनता से, दिल्ली के जो सूबेदार थे, जो सेनापति थे, सबके ऊपर एक टारगेट दिया कि आप इतना इतना धन कलेक्ट करके हमें दीजिए। और इसी चीज़ में आप देखोगे कि अवध का जो नवाब था उसको आत्महत्या तक करनी पड़ गई, क्योंकि उसके ऊपर इतना ज़्यादा बोझ डाल दिया गया कि इतने पैसे हमें ला के दीजिए। तो कुछ इस तरह की चीज़ें हुई, क्योंकि नादिर शाह आप जानते हो कि ईरान का जो शासक बना था एक गरीबी से आया था, तो वो कहीं ना कहीं भारत के धन में उसे बहुत उत्सुकता थी और वो धन लूटने यहाँ से ही आया था। तो आपकी इतनी बात मैंने आपको बता दी, परंतु नादिर शाह ने क्या किया बाद में, फिर उसने मोहम्मद शाह से समझौता कर लिया और मोहम्मद शाह को फिर दोबारा से भारत का बादशाह बना दिया। बादशाह बनाने के बाद उसने ये भी आश्वासन दिया मोहम्मद शाह को अगर आपके ऊपर कोई विदेशी आक्रमण होता है तो हमारी जो सेनाएं हैं वो आपकी रक्षा करेंगी, उसके लिए भी आश्वासन दिया। और मोहम्मद शाह की भतीजी की शादी नादिर शाह के बेटे के साथ यमुना के तट पर बड़े धूमधाम से की गई। और उसके बाद कश्मीर और ठट्टा के परगने भी नादिर शाह को दे दिए गए। और आप देखोगे कि इस लूटपाट में ही कहोगे, इस लूटपाट और इस आक्रमण में नादिर शाह लगभग 348 करोड़ रुपए कैश के रूप में भारत से लेके गया। और जो भारत के बहुमूल्य हीरे थे, भारत का जो मयूर सिंहासन था जिस पर कभी जहांगीर और शाहजहां बैठते थे, उस सिंहासन को भी ले गया। और उसी सिंहासन में लगे हुए थे कोहिनूर, दरियाए नूर और ताजमहल जैसे जो हीरे लगे हुए थे, वो हीरे भी नादिर शाह भारत से लेके चला गया। तो ये थी नादिर शाह की कहानी। बादर फिर यहाँ से मई में नादिर शाह लौट के जाता है, फिर अपने ईरान पहुँचता है। ईरान में उस समय उसका बड़ा बेटा था जो ईरान के शासन को देख रहा था, काफ़ी योग्य भी था और उसने शासन नादिर शाह की भारत आने के बाद अच्छे से वहाँ पे उसको हैंडल भी किया, प्रबंधन भी किया। तो आप ये देखोगे कि बाद में नादिर शाह के साथ हुआ ये कि वहाँ पे जाने के बाद नादिर शाह के ये अफवाह फैलाई गई
कि नादिर शाह का बड़ा बेटा ही नादिर शाह को मारना चाहता है और उसके एवज में नादिर शाह ने अपने बड़े बेटे को गिरफ़्तार करवाया। गिरफ़्तार करवाने के बाद उसकी आंखें निकलवा दी गईं। तो इस तरह से देखते हो कि नादिर शाह को फिर बाद में 1-2 साल बाद ही कहा जाता कि उसकी मानसिक हालत ख़राब हो गई, और मानसिक हालत ख़राब होने के बाद उसी के जो सुरक्षा में अफ़गान सैनिक थे उन्होंने नादिर शाह की हत्या कर दी। और अपने अंतिम समय में नादिर शाह काफ़ी पछताया भी कि उसने कहा कि मैंने अपने योग्य बेटे को जीते जी अपाहिज बना दिया, जो आज मेरी रक्षा कर सकता था, जो आज मेरे साम्राज्य को एक अच्छी दिशा दे सकता था, मैंने उसकी भी हत्या कर दी। तो इस तरह से नादिर शाह पछताया और बाद में उसकी हत्या कर दी गई। और उसी का एक महत्वपूर्ण अफ़गान सेनापति था अहमद शाह अब्दाली। नादिर शाह के बाद नादिर शाह के साम्राज्य पर अहमद शाह अब्दाली का लगभग कब्जा हो जाता है। और अहमद शाह अब्दाली, आप देखते हो कि फिर दोबारा से अहमद शाह अब्दाली भी भारत के ऊपर अटैक करता रहता है। और पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली ने मराठों के विरुद्ध किया ही था, क्योंकि इस अभियान में जब नादिर शाह ने भारत के ऊपर आक्रमण किया था तो इस अभियान में अहमद शाह अब्दाली भी नादिर शाह के सेनापति के रूप में आया था। और उसे पता था कि भारत में कितनी धन संपदा है और उस धन संपदा से कितना हमारे राज्य का विकास हो सकता है। क्योंकि जब भारत से पैसा लेके नादिर शाह ईरान गया था तो ईरान में जाने के बाद उसने 3 साल तक ईरान की जनता से कोई कर नहीं लिया था, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी इतना पैसा आ गया था। अब बात कर लेते हैं कि नादिर शाह के आक्रमण से भारत की जो राजनीति है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़े। तो मैं आपको ये बता दूं कि नादिर शाह के आक्रमण के बाद जो मुग़ल सम्राट की एक दहशत थी पूरी दुनिया में, आपको पता है कि इसी काल में अंग्रेज़ भी भारत में आ गए थे और वो भी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को जगाने लगे थे। और वो भी कहीं ना कहीं मुग़ल साम्राज्य से डरे हुए थे। आप अंग्रेज़ों के इतिहास की अगर मैं बात करूं तो उपनिवेश काल में जब अंग्रेज़ों ने अफ्रीका या अमेरिका जैसे महाद्वीपों के ऊपर कब्जा किया तो वहाँ पे अंग्रेज़ों को कोई इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ा उन देशों को कब्जे में लेने के लिए, क्योंकि वहाँ पे जनजातियाँ रहती थीं, उनकी कोई सुव्यवस्थित राज व्यवस्था नहीं थी। तो अंग्रेज़ों ने आसानी से उन देशों को अपना गुलाम बना लिया। लेकिन भारत में जब वो आए तो भारत में एक मजबूत मुग़ल सम्राट काम कर रहा था, तो अंग्रेज़ों की हिम्मत नहीं होती थी कि राजनीति में वो सीधा हस्तक्षेप करें। लेकिन जब नादिर शाह का आक्रमण हुआ 1739 में तो अंग्रेज़ों को एक महत्वाकांक्षा जग गई और उन्हें भारतीय मुग़ल साम्राज्य की कमज़ोरी का पता चल गया कि मुग़ल साम्राज्य में अब इतना दम नहीं रहा कि हम उसे नहीं हरा सकते। तो वो भी कहीं ना कहीं ये सोचने लगे कि मुग़ल साम्राज्य को हराया जा सकता है। इस तरह से आप देखोगे कि नादिर शाह के आक्रमण ने भी कहीं ना कहीं पूरे विश्व में या अंग्रेज़ों के मन में भी एक उत्साह पैदा कर दिया। और उसके कारणवश आप देखोगे कि मराठा और मुग़ल सम्राट दोनों को हराने के बाद भारत फिर दोबारा से ग़ुलामी की जंजीर अंग्रेज़ों के हाथ में चला जाता।